नमस्कार। इस शानदार विश्लेषण में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खूबसूरत और सच कहें तो बहुत ही गहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है ना? आज हम उनकी एवरग्रीन कहानी बड़े भाई साहब के जरिए पारिवारिक रिश्तों और हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो लिखी तो दशकों पहले गई थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि आज भी बिल्कुल ताज़ा लगती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कहानी में उतरते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर करते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि परिवार में जो भी बड़े भाई बहन होते हैं उन पर अचानक से माता पिता की तरह बर्ताव करने का भूत सवार हो जाता है। मतलब अंदर से तो उनका मन भी खेलने कूदने का कर रहा होता है, लेकिन बाहर से वो हमेशा अनुशासन का एक सख्त चोला ओढ़े रहते हैं। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, बल्कि इसी उलझन और इमोशनल कश्मकश की एक बहुत ही शानदार तस्वीर दिखाती है। खैर, कहानी की गहराई में गोता लगाने से पहले इसके रचयिता के सफर को समझना भी बहुत जरूरी है। 1880 में बनारस के पास जन्मे प्रेमचंद जी ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? एक स्कूल मास्टर और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पर। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग से उनका यही जो गहरा जुड़ाव था ना, उसी वजह से बड़े भाई साहब में हमें किताबी शिक्षा पर इतना सटीक और एकदम तीखा व्यंग देखने को मिलता है। एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने किताबी ज्ञान और असल जिंदगी के बीच के अंतर को बहुत ही करीब से महसूस किया था। तो चलिए अब सीधे आते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदारों पर। और इनके बीच का जो विरोधाभास है ना, वो बहुत ही मजेदार है। एक तरफ हैं बड़े भाई साहब, उम्र 14 साल, दर्जा 9वां। ये जनाब हर वक्त किताबों में सिरगड़ाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तालीम की बुनियाद एकदम मजबूत करनी है, भले ही इसके लिए एक ही क्लास में 2-3 साल क्यों न लग जाएं। और दूसरी तरफ है हमारा कथावाचक यानी छोटा भाई, उम्र सिर्फ 9 साल, क्लास 5वीं। इसे खेलकूद से बेइंतहा प्यार है और पढ़ाई से उतनी ही नफरत। लेकिन ट्विस्ट देखिए, ये हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। मतलब उम्र में 5 साल का फासला है, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ 3 दर्जे का। अब यहाँ एक बहुत ही जाहिर सा सवाल उठता है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई पर इतने सख्त क्यों रहते हैं? असल में उन्हें लगता था कि बड़ा भाई होने के नाते छोटे की निगरानी करना और उसे हिदायत देना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लिटरली। तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि बड़े भाई साहब ने अनजाने में ही सही खुद पर एक बहुत ही भारी बोझ लाद रखा है। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर वो खुद खेलेंगे कूदेंगे तो छोटे भाई के सामने एक आदर्श मिसाल कैसे पेश करेंगे। बस एक परफेक्ट रोल मॉडल की छवि बनाए रखने के चक्कर में वो अपने खुद के बचपन का पूरी तरह से गला घोड़ देते हैं। और हाँ, जब छोटे भाई को डांट पड़ती है ना, तो बड़े भाई साहब पढ़ाई के जो डरावने किस्से सुनाते हैं वो सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। उनकी नज़र में पढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो रटंत विद्या का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड के इतिहास में दर्जनों जेम्स और विलियम हुए, 8-8 हेनरी हुए। भाई, उनका नाम याद रखना ही किसी आफत से कम नहीं है। और ज्योमेट्री, वहां अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया जाए तो सारे नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर को कोई परवाह नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना सुनिए, समय की पाबंदी पर एक संक्षेप में निबंध लिखना है जो कम से कम 4 पन्ने का हो। सोचिए, यह रटने वाली शिक्षा प्रणाली की बेवकूफियों पर किया गया एक बहुत ही करारा प्रहार है। अब बड़े भाई के इस भयंकर लेक्चर का नतीजा क्या होता है? अपराध बोध और डर के मारे छोटा भाई रातों रात पढ़ाई का एक नया एकदम इम्पॉसिबल सा टाइम टेबल बना डालता है। सुबह 6 बजे उठने से लेकर शाम तक अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल और ग्रामर सब फिक्स। लेकिन इस पूरे रूटीन में एक चीज बिल्कुल गायब है। जी हां, खेलकूद के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं रखा गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर बनी योजनाएं और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैदान की वो हरी घास, वॉलीबॉल और फुटबॉल की पुकार इतनी तेज होती है कि पहले ही दिन इस कड़क टाइम टेबल की धज्जियां उड़ जाती हैं। फिर आता है सालाना इम्तिहान का वक्त, और यहां से कहानी का पूरा समीकरण ही पलटने लगता है। बड़े भाई साहब दिन रात खून जलाते हैं, भयंकर परिश्रम करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। वहीं छोटा भाई मस्त खेलता कूदता है और न जाने कैसे फिर से अपनी क्लास में अव्वल आ जाता है। जो फासला पहले साल 3 दर्जे का था वो घटकर 2 होता है, और अगले साल तो सिर्फ 1 दर्जे का अंतर रह जाता है। अब यहां आकर दोनों भाइयों के बीच का जो मनोवैज्ञानिक संतुलन था ना, वो पूरी तरह से डगमगा जाता है। इस लगातार मिलती सफलता से छोटे भाई के अंदर थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगता है, और इस बढ़ते हुए अहंकार को तोड़ने के लिए बड़े भाई साहब फिर से इतिहास का सहारा लेते हैं। वो उसे चक्रवर्ती राजाओं का उदाहरण देते हैं। चक्रवर्ती यानी पूरी दुनिया का वो सर्वोच्च सम्राट जिसके रुतबे को दुनिया का हर इंसान मानता हो।
वो समझाते हैं कि रावण भी एक चक्रवर्ती राजा था जिसके दास स्वयं देवता थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ, उसके घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। वो छोटे भाई को आगाह करते हैं कि सिर्फ एक इम्तिहान पास कर लेना कोई तीर मारना नहीं है, असली चीज है अपनी बुद्धि का विकास करना और हमेशा जमीन से जुड़े रहना। लेकिन यहाँ छोटे भाई की नासमझी देखिए, उसकी ये आज़ादी बहुत ही जल्द एक खतरनाक अहंकार में बदल जाती है। बड़े भाई का जो एक रौब और खौफ उसके मन में हुआ करता था ना, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। उसे लगने लगता है कि भाई वो पढ़े या ना पढ़े, उसकी किस्मत तो इतनी बलवान है कि वो पास हो ही जाएगा। और अब उसका सारा का सारा समय कनकॉय यानी पतंगबाजी में बीतने लगता है। वो पूरी तरह से बड़े भाई की सत्ता और उनके सम्मान को छुप छुप कर इग्नोर करने लगता है। और यही वो घटना है जो कहानी को उसके इमोशनल क्लाइमैक्स की तरफ ले जाती है। फिर आती है वो शाम जब छोटा भाई एक कटी हुई पतंग लूटने के लिए बाजार के लड़कों के साथ पागलों की तरह दौड़ रहा होता है और अचानक उसकी टक्कर बड़े भाई से हो जाती है। तब बड़े भाई एक ऐसा संवाद बोलते हैं जो सीधा दिल पर लगता है। वो बेहद गुस्से और दर्द के साथ कहते हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और इस अंतर को खुदा भी नहीं मिटा सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। यहां आकर बड़े भाई का सारा दबा हुआ दर्द और उनका पूरा तजुर्बा छलक कर बाहर आ जाता है। और बिल्कुल यहीं पर बड़े भाई साहब के पूरे तर्क का असली निचोड़ सामने आता है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है किताबी ज्ञान, 8वें हेनरी के बारे में जानना, अमेरिका की राज व्यवस्था को रट लेना या फिर एमए और डीलिट की डिग्रियां हासिल करना। और दूसरी तरफ है जीवन का सच्चा अनुभव, जैसे महीने भर का खर्च सही तरीके से चलाना, किसी बीमारी को पहचान कर उसका सही इलाज करना या किसी भी मुसीबत के समय बिना घबराए स्थिति को संभाल लेना। वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से साबित कर देते हैं कि स्कूल हमें सिर्फ तथ्य रटना सिखा सकता है, लेकिन जिंदगी की जो असली समझ है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया देखने और तजुर्बे से ही आती है। अपनी इस बात को और भी मजबूत करने के लिए बड़े भाई साहब कुछ बहुत ही बेहतरीन और ज़मीनी उदाहरण देते हैं। वो अपनी अनपढ़ माँ और सिर्फ 5वीं 6ठी पास दादाजी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने हमेशा पूरे 9 लोगों के परिवार को पूरी इज्जत के साथ बखूबी संभाला। इतना ही नहीं, वो अपने स्कूल के ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हेडमास्टर का भी उदाहरण देते हैं, जिनकी सारी विदेशी डिग्रियां घर चलाने में बिल्कुल फेल साबित हुईं और आखिरकार उनकी बूढ़ी माँ को ही घर का पूरा आर्थिक प्रबंधन अपने हाथों में लेना पड़ा। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि शिक्षा डिग्रियां तो दे सकती है, लेकिन संकट के समय काम हमेशा बड़ों का तजुर्बा ही आता है। और आखिरकार बड़े भाई के उस सख्त और रूखे स्वभाव के पीछे छिपा हुआ वो राज बाहर आता है जो किसी को भी इमोशनल कर दे। उनके ये शब्द वाकई में बहुत गहरे हैं। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। ये महज कोई डांट नहीं है, ये एक बड़े भाई का बहुत ही गहरा और निस्वार्थ प्रेम है। वो अपनी इच्छाओं का, अपने खेल कूद का और अपने पूरे बचपन का बलिदान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर रखने का फर्ज निभाना है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद छोटे भाई की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। उसे सचमुच अपनी नासमझी का एहसास होता है और बड़े भाई के लिए उसके मन में सच्ची इज्जत पैदा होती है। और फिर ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ खत्म होती है। होता क्या है कि अचानक एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरती है। बड़े भाई साहब, जो कद में लंबे हैं, वो उछलकर उस पतंग की डोर पकड़ लेते हैं और फिर दोनों भाई एक साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खुशी खुशी हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये एक इकलौता पल हमें दिखाता है कि कैसे छोटे भाई के सम्मान ने बड़े भाई को कुछ पल के लिए ही सही अपने अंदर के उस दबे हुए बच्चे को आज़ाद करने की आज़ादी दे दी। तो आज के इस विश्लेषण को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या आज के इस मॉडर्न और फास्ट फॉरवर्ड समाज में भी किताबी ज्ञान, ग्रेड्स और रटंत विद्या को असली जीवन के अनुभवों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है? मुंशी प्रेमचंद जी का ये तीखा व्यंग्य दशकों पहले जितना सच था ना, शायद आज की हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी उतना ही खरा उतरता है। इस सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही कहेंगे कि सीखते रहिए, लेकिन हाँ, जीवन के अनुभवों को भी अपनी तालीम का हिस्सा ज़रूर बनाइए।